लड़की हूँ और ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के यहाँ दिल्ली घूमने गई थी। मैं वहां जाकर अपनी कजन कीर्ति से मिलने के लिए काफी उत्साहित थी। कीर्ति और मेरी उम्र में 3 साल का फासला था। मेरे चाचा और चाची दोनों एक ही जगह पर काम करते थे और एक दिन काम के बाद उन्हें किसी समारोह में जाना था। उस दिन कीर्ति मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ ले गई। उसके यहाँ तैरने के लिए पूल था और हम लोगों ने पूरे दिन तैराकी की। जब मैं वापस कीर्ति के यहाँ आई तो लगभग 4 बज चुके थे। शाम ढलने में अभी भी वक्त था और तभी अचानक कीर्ति के फोन में नेटवर्क ही चला गया। उसके फोन ने काम करना बंद कर दिया। चिंता मत करो, मेरा फोन है ना, और ये अभी एकदम नया है, मैंने कीर्ति से कहा। हम लोगों ने बाहर ही 1 घंटे का समय और बिताया और फिर अंदर जाकर मेरी चाची को फोन करके उन्हें बता देंगे कि घर पर सब ठीक है, हमने ऐसा सोचा। घर पहुंचने से पहले ही मैंने देखा कि मेरे फोन ने भी काम करना बंद कर दिया है। मैंने उसकी बैटरी निकालकर वापस लगाई, लेकिन फोन अब भी काम नहीं कर रहा था। हालांकि हम लोग चाची को फोन नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग घर के अंदर आ गए। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। कीर्ति की बड़ी बहन अंशिका एक पार्टी में गई हुई थी, इसलिए घर पर हम दोनों अकेले थे। मैंने और कीर्ति ने 2 सोफे एक साथ जोड़ दिए और सोने का निश्चय किया। हम दोनों ने पहले भी कई बार एक साथ घर पर रातें बिताई हैं, इसलिए ये भी उसी तरह का एक साधारण सा वाकया था। रात हुई तो घर में अंधेरा हो गया। जब हम दोनों नींद में थे तभी हमें बरामदे के दूसरी ओर से कुछ आवाजें आई और हमारी नींद टूट गई। हम दोनों उठे और हमने कीर्ति का कमरा चेक किया। कुछ भी गिरा हुआ नहीं था। हम लोग वापस सोने चले गए। करीब 2 घंटे बाद हमने फिर से उसके कमरे से कुछ आवाजें सुनी। हम लोग फिर से उठे और उस कमरे में जाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा था। सब चीजें अपनी जगह पर थी। अब हमें थोड़ा अजीब लगने लगा। अभी हम आ ही रहे थे कि हमें तीसरी बार उसी कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। हम लोग हैरान हो गए और इस बार दूसरे रास्ते से उस कमरे तक पहुंचे। अब भी कमरे में सब कुछ एकदम शांत था। इसके बाद हम लोगों की नींद उड़ चुकी थी। हम सोफे पर बैठे हुए ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। तभी हमने देखा कि बेसमेंट में किसी की परछाई दिखी। उस बेसमेंट में कोई दरवाजा भी नहीं लगा हुआ था। हमने कीर्ति के माता पिता का नाम लिया कि अगर वो हैं तो हमें जरूर जवाब देंगे। हमने बाहर देखा तो उनकी कार अभी भी वापस नहीं आई हुई थी। अब हम बहुत ज्यादा डर गए। हमने अपने हाथों में छुरी ले ली और किचन में एक किनारे बैठ गए, मगर वापस सब कुछ एकदम शांत था। तकरीबन 1 घंटे बाद हम लोग वापस सोफे पर सोने के लिए गए। कुछ ही समय बाद हमें एक लड़की की चिल्लाती हुई चीख सुनाई दी। वो कह रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी किसी ने हमारे दरवाजे को पीटा, मगर हम दोनों ने उस दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। हम लोगों को बेसमेंट में फिर से एक परछाई दिखाई दी। हम दोनों डर गए। हम दोनों ने निश्चित किया कि दरवाजा ठीक तरह से बंद तो है ना, और वापस सोफे के पीछे जाकर बैठ गए। आधे घंटे बाद हमें बाहर पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन सुनाई देने लगी। हम लोग फिर से दोबारा सोने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह जब कीर्ति के माता पिता वापस घर आए तो हम सो रहे थे और तभी कीर्ति के कमरे से एक बहुत जोर की आवाज आई। मेरे चाचा बेसमेंट के रास्ते से गुजरकर उस कमरे तक गए। उन्होंने हाथ में एक लोहे की छड़ ले रखी थी। उनके पीछे हम लोग भी उस कमरे तक गए। अभी भी कमरे के अंदर सब कुछ एकदम शांत था। हमें पता था कि ये हमारा भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि हम चारों को वो आवाज सुनाई पड़ी थी। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी कि उस रात क्या हुआ था। अगली सुबह ही मेरा और कीर्ति दोनों का फोन वापस काम करने लगा। उस दिन के बाद से मुझे उनके यहाँ जाने का मन नहीं करता था। मैं मानती हूँ कि उनके घर में कोई भूत था, और अगर भूत नहीं था तो बाहर कार खड़ी ना देखकर जरूर ही किसी ने उस रात घर में घुसने का प्रयास किया था। मेरा नाम जय है। एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाने के लिए तैयार हो रहा था। रात काफी खूबसूरत थी और हमने कार को एक खाली पार्किंग लॉट में लगाने की सोची। हम लोग एक दूसरे के काफी नजदीक थे और तभी अचानक गलती से मुझसे कार का हॉर्न बज गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगते हुए कहा, ओह सॉरी, गलती से बज गया। उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, 1 बज रहे हैं और वैसे भी पार्किंग लॉट पूरा खाली है। हमने प्यार करना जारी रखा। कुछ मिनट बाद अपने बाल सही करने के लिए मैंने शीशे में देखा तो मैं डर गया। शीशे के बाहर एक आदमी खड़ा होकर हमें देख रहा था।
मैं जल्दी से कूदकर वापस अपनी सीट में आ गया और अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा। मेरी गर्लफ्रेंड वापस अपनी सीट को उठा रही थी और तभी उस आदमी ने अपने हाथ ऊपर शीशे पर रख दिए। मेरा शरीर कांपने लगा जब मैंने देखा कि उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। मेरी गर्लफ्रेंड ने जल्दी से कार का दरवाजा बंद कर दिया और वापस कार चलानी शुरू कर दी। उसी वक्त उस आदमी ने कहा, डरो मत। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा। हम लोगों के थोड़ा आगे निकलते ही मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी गुस्से में वहां से जा रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या उस आदमी ने किसी की जान ली थी या किसी ने उसको चोट पहुंचाई थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने सोचा कि हमें दोबारा वहां जाकर देखना चाहिए। मैं नहीं जाना चाहता था मगर मुझे जाना पड़ा। जब मेरी गर्लफ्रेंड और मैं वहां पहुंचे तो हमने पुलिस की कार देखी। हम लोग काफी आश्चर्य में थे और पार्किंग के अंदर गए। अब वो आदमी कहीं भी नहीं था। मुझे नहीं पता उस आदमी के हाथों पर खून क्यों लगा था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं अपनी कार में काफी सतर्क होकर बैठता हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी शुरुआत पिछले महीने हुई। वो एक नॉर्मल दिन था और मैं स्कूल से वापस घर जा रही थी। तभी रास्ते में मैंने एक लगभग 50 साल के आदमी को देखा। उसने एक काली जैकेट और पुरानी पैंट पहन रखी थी। वो दिखने में बहुत गंदा लग रहा था। कुछ समय बाद मैं घर पहुंच गई। मैंने पूरे रास्ते गाने सुने और घर आकर मैंने ध्यान दिया कि मेरे पीछे पीछे वो आदमी भी मेरे घर के पास आ चुका था। जब मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा तो वो मेरे कमरे की तरफ कैमरा करके वीडियो बना रहा था। मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जब वापस खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी अब भी हंसते हुए मेरे कमरे की तरफ कैमरा करके खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से पूरी बात अपनी माँ को बताई और उन्होंने पुलिस को फोन किया, मगर पुलिस को कुछ ना मिला। पुलिस ने मुझे उसका हुलिया एक चित्रकार से बयान करने को कहा, लेकिन मैं कुछ बयान ना कर सकी। मैं ये कहानी आपको नहीं बताती अगर मेरे साथ पिछले हफ्ते ये ना हुआ होता। दरअसल मैं अपने टीचर के यहाँ गिटार बजाना सीख रही थी और तभी मेरा ध्यान एक फोटो फ्रेम पर गया। वो मेरे टीचर की उनके पति के साथ खिंचाई गई एक फोटो थी। मैं दंग रह गई जब मैंने देखा कि उनका पति वही आदमी था जिसने कुछ दिन पहले मेरा पीछा किया था। मैंने अपना बैग उठाया, एक बहाना बनाया और माफी मांगी और जल्दी से वहां से निकल गई। मुझे अचानक भागते हुए देखकर मेरी टीचर को कुछ शक हुआ। कुछ समय बाद जब मैंने अपना बैग खोला तो मैं दंग रह गई। मेरे बैग में एक एल्बम था जिसमें मेरी छुपकर खींची गई तमाम फोटोज थीं। कुछ फोटोज तो इतनी गंदी थीं जिनमें मैं अपने कपड़े बदल रही थी। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई। माँ ने पुलिस को फोन किया और कुछ समय बाद पुलिस हमारे घर पर थी। पुलिस मेरे टीचर के यहाँ पहुंची और उनसे उनके पति के बारे में पूछताछ की और उनकी आदतों के बारे में पूछा। वो कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रही। पुलिस ने उनके पूरे घर की तलाशी ली और पुलिस को वहां से तमाम लड़कियों के छुपकर खींचे गए फोटोज मिले। जब पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा तो उन्हें यह भी पता चला कि उस आदमी के खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसे खौफनाक आरोप भी थे। अब वो आदमी जेल में है, लेकिन आज भी मैं डरी रहती हूँ कि कहीं उस जैसा घिनौना आदमी मेरा पीछा ना कर रहा हो। बात जनवरी 2019 की है। मेरे माता पिता एक पार्टी में गए हुए थे और मुझसे कहा कि उन्हें आने में काफी लेट हो जाएगा। वो पार्टी दिल्ली में थी और हम लोग मथुरा में रहते थे। उन्होंने मुझे मेरे छोटे भाई का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी। मम्मी पापा के जाने के बाद हम दोनों ने बहुत देर तक टीवी देखा। रात के जब 11 बज गए तब मैंने अपने भाई से ब्रश करके सोने के लिए कहा। हालांकि मैं बाद में भी जग रहा था। जब रात के करीब 2 बज रहे थे और मैं सोने वाला था, तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और उसको देखते ही मैं वापस उठ गया और उसने मुझसे कहा कि उसकी अलमारी में कोई है। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता था और मैंने उससे कहा कि वो जरूर कोई चूहा होगा, मगर मेरे भाई ने फिर से कहा कि नहीं, उस अलमारी में कोई डरावना सा दिखने वाला आदमी है। अपने भाई को साथ लेकर मैं उसके कमरे में गया। मैंने लाइट ऑन की और हम दोनों अलमारी तक पहुंचे।
अलमारी खोलते ही मैंने एक लंबे, गंदे, भयानक आदमी को देखा और उसके बाल चिपके हुए थे और उसके शरीर से बदबू आ रही थी। वो लगभग 40 साल का दिख रहा था। वो अभी भी मेरे छोटे भाई को घूर रहा था और अपने छोटे भाई को डरा हुआ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उबलते हुए मैंने उस आदमी की गर्दन पर एक जोर का मुक्का मारा। मुक्का खाते ही वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और मैंने उसके चेहरे पर अपने पैरों से मारना शुरू कर दिया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और मैं अपने भाई को साथ लेते हुए बाथरूम की ओर भागा। बाथरूम का दरवाजा बंद करके मैंने पुलिस को फोन किया और उसके बाद अपने माता पिता को भी फोन करके पूरी बात बताई। 10 मिनट बाद पुलिस हमारे घर आ चुकी थी और उसे खून के निशान भी दिखे। पुलिस ने हमारे घर का हर कोना छान मारा, लेकिन वो आदमी कहीं भी नहीं मिला। मैंने पुलिस को उस आदमी का हुलिया अच्छे से बताया और हमारे माता पिता के आने तक एक पुलिस अफसर भी हमारे साथ रुका। बाद में पता चला कि उसने कई बच्चों के साथ दुष्कर्म किया था और कईयों का कत्ल भी किया था। वो 47 साल का आदमी था और उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अगर मेरा भाई नीचे आकर मुझसे ना कहता कि उस अलमारी में कोई है, तो उस दिन क्या हो जाता, मैं सोचना भी नहीं चाहता। मैं 13 साल की थी और मेरी माँ अकेले रहती थी। वो सुबह एक होटल में और शाम को एक बार में काम करती थी, इसलिए मैं घर में अधिकतर अकेले ही होती थी। मैं अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी। एक रात मैं आइसक्रीम खाते हुए टीवी देख रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी माँ के पास उस दरवाजे की चाबी थी, इसलिए मैं सोचने लगी कि इस वक्त घर पे कौन आ सकता है। दरवाजा खोलते ही मैंने एक बुढ़े आदमी को देखा। उसके हाथ उसकी जेब में थे। मैंने उसे नमस्ते किया। उस आदमी ने कहा, नमस्ते, तुम्हारी मम्मी पापा घर पे हैं? मूर्खतावश मैंने उसको सच सच बता दिया कि मेरी माँ अपने काम पर गई है और वो उसे कल मिल पाएगी। वो आदमी गंदी तरह से मुस्कुराने लगा और बोला, अच्छा तुम अकेले हो मतलब? मैंने हाँ में उत्तर दिया। वो बोला, अच्छा सुंदर लड़की, रात में अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो चला गया। वो मुझे अजीब मालूम होता था। उसके सर पर बाल नहीं थे, उसके चश्मे पुराने थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे थे जो बता रहे थे वो ज्यादा सोता नहीं था। लगभग 10 मिनट गुजरे और किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार मैं सतर्क हो गई और मैंने दरवाजा खोलने से पहले चेन लगा दी। ऐसा करना बहुत सही था। दरवाजा खोलते ही सामने जो भी था वो अंदर की ओर धक्का देने लगा और कुछ ही पलों में मैंने बाहर देखा तो पाया कि वो वही आदमी था, थोड़ी देर पहले आया था। जब उसकी आंखें मुझसे मिली तो वो बोलने लगा, हे, मैं बस निश्चिंत होना चाहता था कि तुम ठीक हो। मुझे लगा कि यह आदमी खतरनाक है और मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। जल्दी से उसे बोलकर कि मैं ठीक हूं, मैंने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैंने कितनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं चाह रही थी कि मेरी माँ जल्दी से जल्दी घर आ जाए। 1 घंटा बीत गया। मेरे दिमाग में अब भी वही बात चल रही थी। मैंने टीवी का चैनल बदलकर कोई फिल्म देखने के बारे में सोचा। दरवाजे के बीच मौजूद खाली स्थान पर उसकी आवाज एक बार फिर से सुनाई देने लगी, हे, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसकी आंखों से अब मुझे डर लगने लगा था। मैं रोते हुए चिल्लाई, यहां से जाओ। तभी वो आदमी लगातार दरवाजे को पीटते हुए कहने लगा, मुझे अंदर लो वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाऊंगा। मैं रोते हुए भगवान से मना रही थी कि वो अंदर ना आ पाए। कुछ समय बाद वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ वापस आई और मुझे रोते हुए देखा। मैंने उन्हें और बाद में पुलिस को भी पूरी बात बताई, मगर पुलिस उस आदमी को ढूंढ ना सकी। मैं अभी सोचती हूँ कि उस दिन मैं कितनी भाग्यशाली थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो आदमी क्या करता अगर वो किसी तरह घर में घुस गया होता। मैं 11 साल का था और ये बात 2015 की है।
मैं कोच्चि में रहता था, लेकिन मेरे माता पिता ने उन दिनों चेन्नई जाने की सोची। वहाँ ज़्यादा समय के लिए नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को मेरे कज़न के साथ रहने को कहा। क्योंकि हमारा घर 2 मंजिल का था, इसलिए मुझे घर में अकेले डर भी लगता था। मुझे हमेशा से 2 मंजिल वाले घरों से डर लगता था। जब शाम को 6 बज रहे थे, तो हम सबने मिलकर कुछ खाने की सोची, लेकिन किचन की अलमारी पूरी तरह खाली थी। मेरे कज़न ने हमसे पूछा, क्या हम बाहर दुकान से कुछ खाने के लिए लाएं? क्योंकि वो 19 साल की थी, इसलिए वो कार चला सकती थी। मेरे दोनों भाई उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने घर में ही रुकने का फैसला किया। मुझे लगा कि अब मेरे भाई भी मेरे साथ रुक जाएंगे, लेकिन वो मुझे घर पर अकेला छोड़कर ही चले गए। 15 मिनट बाद मैं सोफे पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। अचानक मुझे ऊपर से कुछ आवाज आई। मैंने ऊपर जाकर देखने की सोची, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों तक पहुंचा, मेरी तरफ एक शीशे का ग्लास लुढ़कता हुआ आया। मैं अपने कमरे में जाकर एक अलमारी में छुप कर बैठ गया। करीब 2 मिनट बाद कमरे की लाइट ऑन हुई और अलमारी में मौजूद छेद से मैं बाहर देखने लगा। मैं अपने भाइयों को फोन करना चाहता था, लेकिन फोन बाहर ही छूट गया था। कुछ देर बाद मुझे फिर से छत से कुछ आवाज आई। मुझे यकीन हो गया कि छत पर जरूर कोई तो है। मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर भागकर हमारे पड़ोस के घर में कुछ देर रुक जाता हूँ, लेकिन घर से बाहर निकलते ही मेरी नज़र हमारे छत की खिड़की पर पड़ी और मुझे वहाँ एक आकार दिखा। उस डरावने आकार को देखकर मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया। डर के मारे मैं वहाँ से हिल तक नहीं पा रहा था। खिड़की के अंदर एक बहुत ही सफ़ेद रंग की महिला थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखों के इर्द गिर्द अंधेरा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डरावना कुछ नहीं देखा था। वक्त बीत गया और मैं अब भी डर से जकड़ा हुआ वहीं खड़ा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और तभी मैंने अपने कज़न और भाइयों को वापस आते देखा। उन्हें वापस देखकर मेरी जान में जान आई। मेरे कज़न ने मुझसे पूछा कि मैं बाहर क्यों हूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं घर की एक तस्वीर लेना चाहता था। मैंने उनसे सच बात नहीं बताई। उन्होंने ये भी गौर नहीं किया कि मेरे हाथ में कोई फ़ोन नहीं था। घर के अंदर आते ही हम छत वाले कमरे में जा रहे थे। मेरा डर अब भी जीवित था और उसके बाद मेरा पूरा दिन साधारण ही बीता। रात में कड़क बारिश हो रही थी और चमकती बिजली देखने के लिए मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ था, और जैसे ही बिजली चमकी मैंने वापस उसी डरावनी औरत को देखा। इस बार वो चुपचाप सामने वाले पार्क में खड़ी हुई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर ने एक बार फिर मेरे अंदर घर कर लिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी वो दिन नहीं भूल पाऊंगा। अब भी जब मुझे वो औरत याद आती है, मेरे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और मैं डर जाता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो इस वक्त भी कहीं खड़ी होकर मुझे ही देख रही है।
उसी दिन सत्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो सत्या को ऑफिस के अंदर जाते हुए पाया। अंदर जाते हुए उसने 34 नंबर वाली चाबी निकाली थी और उसे निकालकर अपनी अलमारी में रख लिया था। बाद में पुलिस ने उसे 34 नंबर वाले कमरे के पास जाते देखा। जब वो वहां से वापस आया तो उसके शर्ट पर खून लगा हुआ था और उसे छुपाने के लिए उसने एक जैकेट पहन ली। जब पुलिस ने खून का डीएनए चेक किया तो वो भी सत्या का ही निकला। पूछने पर सत्या ने बताया कि वो बस व्हाट्सएप पर एक रोचक गपशप चला रहा था